और क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि वीडियो को आप पूरा अंत तक देखते हो तो आपको 95 प्लस अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। 302 DC कोड है, इसको आप ध्यान रखेंगे। 100% इस कोड का पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। पेपर 2 खंड में होता है। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खंड क की। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खंड क है, इसमें 1 नंबर का क नंबर प्रश्न है। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित उपन्यास है। त्यागपत्र, ऋतु चक्र, प्रति परिखता, चारु चंद्रलेख। तो जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित उपन्यास है त्यागपत्र। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऋतु चक्र इला चंद्र जोशी की रचना है। किसकी है? इला चंद्र जोशी की। प्रति परिकथा उपन्यास है फणीश्वरनाथ रेणुका। चारु चंद्रलेख हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। तो उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। ग नंबर, सीपी और शंख के रचनाकार हैं। रामधारी सिंह दिनकर, यशपाल, जैनेन्द्र, प्रेमचंद। तो सीपी और शंख के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। बालकृष्ण भट्ट संपादक थे। तो हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। ठीक है, परीक्षागुरु उपन्यास लाला श्रीनिवास का है। और इंदुमती कहानी किशोरलाल गोस्वामी की है। साहित्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। तो वाग्धारा वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना है। साहित्य और समाज रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है, सराहपा को माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कितनी नावों में कितनी बार रचना है किसकी? तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय की रचना है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। ठीक है, और तार सप्तक के संपादक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। और हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को माना जाता है। ठीक है, रामचरितमानस महाकाव्य किसका है? तुलसीदास का है। साकेत मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है। और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की मैथिली शरण गुप्त की रचना है। यहाँ पर देखिए, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। चित्राधार जयशंकर प्रसाद की है। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ठीक है, अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। और स्वर्णधूल सुमित्रानंदन पंत की रचना है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। तो इसमें 3 में क्या कह रहा है? दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 10 अंक का होता है। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न रहते हैं। 5 प्रश्नों को यानी गद्यांश को पढ़कर 5 प्रश्नों का उत्तर देना रहता है। तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। तो जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद ही राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। ठीक है, तो हम ट्रिक आपको बता देते हैं। जहाँ पर मिल जाए जन शब्द, राष्ट्र शब्द, भूमि शब्द, पृथ्वी शब्द, है ना, तो वहाँ पर समझिएगा कि ये वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो गद्यांश का पाठ है राष्ट्र का स्वरूप। गद्यांश के लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल, 2 अंक मिलेंगे। फिर है राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है। तो यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भरती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का भी जीवन अमर है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लिख देंगे, राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भरती रहेंगी। फिर अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, तादात्म्य और अजर का शब्दार्थ लिखिए। तादात्म्य का मतलब होता है समता, एकता है, सामंजस्य। और अजर का मतलब होता है अमर, जो कभी नष्ट ना हो। जन का प्रवाह किस तरह होता है? तो आप देखे थे पैराग्राफ में, जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह होता है। ठीक है,
फिर है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या किसके करना है? जिसकी रेखा खींची हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसकी आपको व्याख्या करना है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे आपको लिखना है। लेखक के अनुसार जब तक सूर्य की किरणें संसार को अमृत से भरती रहेंगी, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास में राष्ट्रीय जन ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, पर फिर वो अमर है नई आशाओं के साथ। फिर अथवा वाला देखते हैं, क्योंकि दो पूछता है, आपको एक करना रहता है। चलिए इसको भी देखते हैं। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर है, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है उसे विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रूच का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रम पर पली थी। उसके रक्त संसार कानों को खाकर बड़ी हुई थी, और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्धि हुई थी, वह सामंत उघड़ गए, और दिनों उत्साह की धूमधाम भी मिट गई। ठीक है, तो यहाँ पर अशोक शब्द से पता चल रहा है कि अशोक के फूल पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसके लिए आपको मिलेंगे 2 अंक। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, सामंत सभ्यता की परिष्कृत रूच का प्रतीक कौन है? तो सीधा सीधा लिख देना है, अशोक का वृक्ष है। लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी? तो लेखक के अनुसार लाखों करोड़ों व्यक्तियों की उपेक्षा से सामंतवाद समृद्ध हुई थी। सीधा सीधा पैराग्राफ में लिखा हुआ है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आज उस सामंत सभ्यता की क्या स्थिति है? तो आप नीचे वाली लाइन में देखे थे, क्या था? लेखक के अनुसार आज उस सामंती सभ्यता की स्थिति यह है कि वह उखड़ गए हैं, उनका समाज ढह गया है, और उनके विलासितापूर्ण जीवन की धूमधाम मिट गई है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है? जिसकी रेखा खींची हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके रक्त संसार कानों को खाकर बड़ी हुई थी, लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्धि हुई थी, वह सामंत उखड़ गए, और दिनों उत्साह की धूमधाम मिट गई। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे आपको लिखना है। इसकी व्याख्या करना है आपको। लेखक का कहना है कि संसार का नियम है कि जो वस्तु अथवा परंपरा है, वह समय के साथ परिवर्तन होती ही है। कुछ समय पश्चात उसके स्वरूप में आमालचूल परिवर्तन होकर वह एक भिन्न रूप में हमारे सामने होती है। यही बात संस्कृत के संदर्भ में भी होती है। यही कारण है कि कभी सम्राटों और सामंतों ने जिस विलासी और चाटुकार संस्कृत को जन्म दिया था, वह मन को लुभाने वाली और व्यक्ति को उन्मत्त करने वाली संस्कृत धीरे धीरे समाप्त हो गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या पूछ रहा है? दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी कितने अंक का होता है? 10 अंक का होता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसकी व्याख्या। बैठी खिन्ना एक दिवस वह गृह में थी अकेली। एक दिन राधा उदासी से भरपूर अपने घर में अकेली बैठी थी। आंखें आंसू दृगल में, उसके आंखों से आंसू आ रहे थे धरा को भिगोते और पृथ्वी को भिगो रहे थे। यानी उसके दोनों नेत्रों से आंसू आ रहे थे, और उसके आंखों को सजल बना रहे थे, और पृथ्वी को भिगो रहे थे। आए धीरे इस सदन में पुष्प संगंधों को ले, प्रातः वाली सुपौन इसी काल वातायनों से, यानी प्रातः वाली पौन इसी समय खिड़कियों से फूलों के सुगंध को लेकर के धीरे से राधा के घर में प्रवेश करती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता है, यानी दुख को और अत्यधिक बढ़ता देख करके राधा और दुखी हो जाती है। धीरे बोली साधुक उससे श्रीमती राधिकायो, यानी श्रीमती राधा यानी राधा जी धीरे स्वर में पवन से बोलती हैं, हवा से बोलती हैं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती है? प्यारी प्रातःकालीन पवन तू मुझे इतना क्यों सता रही है? क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? क्या तू भी काल की क्रूरता से कलुषित हो गई है? ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो आपको पता चल गया होगा, ये शीर्षक है पवन दूत का, और कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ। दूसरा पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मैंने पूरे की बता ही दिया, वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। तीसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, घर में दुखी होकर एक दिन अकेले कौन बैठा था? तो राधा बैठी थी। एक दिन राधा घर में दुखी होकर अकेली बैठी थी। फिर अगला क्वेश्चन है, फूलों की सुगंध से युक्त होकर राधा के घर में किसने प्रवेश किया? तो फूलों की सुगंध से युक्त होकर राधा के घर प्रातःकालीन सुगंधित वायु ने प्रवेश किया। फिर अगला है, राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर क्या कहा? तो इसमें आप लिखेंगे, राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर कहा कि हे प्रभातकालीन वायु, तू मुझे क्यों सताती है? क्या तू भी मेरे भाग्य की कठोरता से प्रभावित होकर दूषित हो गई है? फिर यहाँ पर देखते हैं अथवा वाला, क्योंकि इसमें भी दो पूछता है, आपको एक करना रहता है। मुझको यह प्यारा और इसे तुम, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे, मैं इसे ना जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यों प्रकट हुआ वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तो सहे मेरा, मैं रहूं पंकिला पदम को सहे मेरा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है।
उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो शीर्षक का नाम है केकेयी का अनुताप और कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है? जिसकी रेखा खींची हुई है, लेकिन मैं पूरे पद्यांश की व्याख्या लिख रखा हूँ तो आपको बता देता हूँ। केकई श्री राम से कहती है कि हे राम, मुझे यह भरत प्रिय है और भरत को तुम प्रिय हो। इस प्रकार तो तुम मुझे दोगुने प्रिय हो। इस प्रकार तुम मुझसे अलग ना रहो। मैं इसके मन को नहीं जानती हूँ, किंतु तुम तो जानते हो, अपने से ज़्यादा इसे मानते भी हो। तुम दोनों भाइयों के बीच जिस प्रकार का प्रेम सब लोगों के सामने प्रकट हुआ है, उससे तो मेरे पाप का दोष भी पुण्य के संतोष में बदल गया है। मुझे तो यह संतोष है कि मैं स्वयं कीचड़ के समान निंदनीय हूँ, किंतु मेरी कोख से कमल के समान निर्मल भरत को जन्म हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? श्री राम को कौन प्यारा है? तो श्री राम को भरत प्यारे हैं। केकई को दोगुने प्रिय, केकई को कौन दोगुने प्रिय हैं और क्यों? तो केकई को भरत प्रिय हैं और भरत को राम प्रिय हैं, इसलिए केकई को राम और भरत दोगुने प्रिय हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैं रहूं पंकिला पदम कोश है मेरा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। इसके बाद 5 का नंबर है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, 80 शब्द में है और 5 अंक का है। वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और हरिशंकर प्रसाई। इसके बाद कवियों का साहित्यिक परिचय है। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओं, सुमित्रानंद पंत और रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, पंचलाइट अथवा लाठी कहानी का सारांश लिखिए अथवा ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो ये भी 5 अंक का होता है, 80 शब्द में लिखना रहता है। फिर 7वां नंबर है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 80 शब्द में होता है, 5 अंक का होता है। ठीक है, अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग खंडकाव्य होता है, तो इसे आप तैयार करेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खंड ख है। इसमें 8 का नंबर है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का होता है, 2 अंक संदर्भ के लिए और 5 अनुवाद के लिए। तो संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरण च सुनिश्चितम, यानी संस्कृत का साहित्य रसपूर्ण और उसका व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य चा, और उसके गद्य पद्य में लालित्य माने लालित्य, भाव माने भावों को, बोध माने समझने की, सामर्थ्य माने शक्ति, और अद्वितीय श्रुत माधुर्य चा, और सुनने की द्वितीय मधुरता है। किम बहुना, अधिक क्या कहना। चरित्र निर्माणार्थ, चरित्र के निर्माण में। यादर्शी माने जैसी। सत्य प्रेरणा। संस्कृत साहित्य ददाति माने देता है। ना तादर्शीम किंच दन्यत, ऐसी प्रेरणा कोई भी साहित्य नहीं देता है। मूलभूत मानवीय गुणाना, मूलभूत मानवीय गुणों की। यादर्शी माने जैसी। विवेचना माने विवेचना। संस्कृत साहित्य माने संस्कृत साहित्य में वर्तते माने है। ना यत्र तादर्शी, वैसी विवेचना किसी भी साहित्य में नहीं है। संदर्भ लिखेंगे तभी आपको पूरा अंक मिलेगा। तो संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। फिर इसमें भी 2 करके पूछता है, तो अथवा वाला भी देखते हैं। अथवा वाला पूछते हैं, याज्ञवल्क्यो मैत्री उवाच मैत्री, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्री से कहा कि हे मैत्री, उदस्यान अहम अस्मात् स्थानम अस्म, मैं इस गृहस्थ आश्रम को छोड़कर ऊपर जाने वाला हूँ। तत्स्तनया कात्यायनया, इसलिए मैं तुम्हारे और कात्यायनी के संपत्ति का विच्छेदम माने बंटवारा करवाणित करना चाहता हूँ। मैत्री उवाच, मैत्री ने कहा, यदि ये सर्वा, यदि सभी पृथ्वी वित्तेन पूर्ण, धन से परिपूर्ण सयात मेरी हो जाए, यदि धन से परिपूर्ण सारी पृथ्वी मेरी हो जाए, तत् किम तेनः अमृतम सैमित, तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, नेति नहीं। यथोप कर्णवातम माने जिस प्रकार एक साधन संपन्न धनिक का जीवनम माने जीवन होता है, तथेव ते जीवनम सयात, उसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन होगा। अमृतस्तु तू नासस्त वित्तनीति, यानी अमरता धन जो है अमरता प्राप्त का साधन नहीं है। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के भोजस्यो दार्यम नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, इसके बाद खा नंबर देखते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। कितने अंक का होता है? 7 अंक का। ठीक है, तो काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम, धीमताम माने होता है बुद्धिमानों का, कालो माने समय, काव्य शास्त्र माने काव्य शास्त्र के आनंद के, विनोदेन माने आनंद में, गच्छत माने बीतता है, और मूर्खा माने मूर्खों का समय, व्यसनेन माने बुराई में, बुरे आदत में, निद्रा माने सोने में, कलहेन लड़ाई झगड़े में बीतता है। ठीक है, संदर्भ लिख देंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नार नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पर अनुवाद मैंने लिख रखा है, तो आप देख सकते हैं। फिर अथवा वाला भी देखते हैं क्या है। तो जयंत ते महाभागा जन सेवा परायणा। ठीक है, तो जन सेवा में प्रायण, जन सेवा प्रायणा माने जन सेवा में तत्पर।
ठीक है। ते माने वह, महाभागा माने जय व्यक्ति, जयंत माने जयशील होते हैं, यानी जन सेवा में प्रायण यानी तत्पर हुए व्यक्ति जयशील होते हैं। ठीक है। जिनके, यश माने जिनके, कीर्ति तनो माने यश रूपी शरीर को, क्वचित माने कभी कहीं भी, जरा मृत्यु भय माने बुढ़ापे तथा मृत्यु का भय, नास्ति माने नहीं रहता है। जन सेवा में प्रायण तत्पर हुए व्यक्ति जयशील होते हैं, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी बुढ़ापे तथा मृत्यु का भय नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो का संस्कृत में उत्तर दीजिए। 4 अंक का होता है। ठीक है, 2 करना रहता है। कात्यायनी कस्य पत्नी आसीत, तो कात्यायनी याज्ञवल्क्य पत्नी आसीत। चतुष्पदा का राजा नाम अकुर्वन्, चतुष्पदा एकम सिंहम राजा नाम अकुर्वन्। इसके बाद गा नंबर है, सुरभारती केन नामनापि लोके प्रथितास्ति, सुरभारती संस्कृत नामनापि लोके प्रथितास्ति। पृथ्वी केन पूर्णाशयात, पृथ्वी वित्तेन पूर्णाशयात। ठीक है। इसके बाद 10 का क, ख और गा है, करुण अथवा शांतरस, उपमा अथवा अतिशयोक्त अलंकार। ठीक है। और दोहा अथवा रोला छंद। 1 करना रहेगा, 2 अंक के हैं, यानी 6 अंक के हैं। इसके बाद है 11 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 9 नंबर का है, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, साहित्य समाज का दर्पण है, किसी मेले का आंखों देखा वर्णन, विज्ञान के चमत्कार, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। इसके बाद 12 का नंबर है, 1 नंबर का, चैनम का संधि विच्छेद है, तो चैनम का संधि विच्छेद होता है चे प्लस अनम। इसके बाद है निश्चला का संधि विच्छेद है, तो निश्चला का होता है संधि विच्छेद निस प्लस छला, है ना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय का संधि विच्छेद है, तो अंतः प्लस राष्ट्रीय, यहाँ बा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास का नाम लिखिए। 2 अंक का है, निर्विघ्नम, इसमें समास है आपका अव्ययीभाव समास। दशानन और चंद्रशेखर में बहुव्रीहि समास है। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए, अथवा अपने मोहल्ले की नालियों की सफाई नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। भी कितने अंक का होता है, 8 नंबर का होता है। इसके बाद है 14 का नंबर। 14 के काम में क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। जैसे दिया हुआ है क्या, दात्वा, तो दा धातु है प्लस अक्ता प्रत्यय है। ठीक है। और पूजता में पूज क्या है, धातु है और अक्ता प्रत्यय है। इसके बाद में स्नाता में स्ना प्रत्यय है और अक्ता, स्ना धातु है और अक्ता प्रत्यय है। ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। इसके बाद दूसरे वाले में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। तो लघुता का प्रत्यय क्या होता है, लघुता में होता है तल प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय, तल। और धीमान में मतु प्रत्यय है, धीमान में मतु प्रत्यय है। और गता में अक्ता प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। इसके बाद है खा नंबर, तो इसमें क्या पूछ रहा है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। 2 अंक का, भिक्षुका पादेन खज्जास्त, यानी भिक्षुक जो है पैर से लंगड़ा है। ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे जहाँ पर शरीर में कोई विकार हो, कोई खराबी हो, तो वहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी, वहाँ पर होगी तृतीया विभक्ति। इसको ध्यान रखना। ठीक है, तृतीया विभक्ति होगी। सुग्रीव रामस सखा आसीत, यानी सुग्रीव राम का सखा है। तो जहाँ पर क्या हो, स्वामी सेवक कार्य तथा कारण का संबंध हो, तो वहाँ पर होता है षष्ठी विभक्ति। इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद श्री गणेशाय नमः, जहाँ पर नमस्कार की बात हो, स्वाहा की बात हो, स्वधा की बात हो, कल्याण की बात हो, तो वहाँ पर कौन सी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।